एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है डियर गुरुजी चैनल पर। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने फोर्थ चैप्टर तक क्लास 12th कंप्लीट कर लिया था। आज हम लेकर चल रहे हैं नया चैप्टर अपना फिफ्थ चैप्टर, जिसका टॉपिक का नाम है अपना चैप्टर का नाम व्युत्क्रम अव्यय एवं रैखिक समीकरण, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस। कहने का मतलब यहाँ मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। मैट्रिक्स के बारे में अपने चैप्टर नंबर 3 में भी अध्ययन किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर जो 3 है उसके आगे का जो पार्ट है वो हम देखेंगे किसमें, मैट्रिक्स व्युत्क्रम मैट्रिक्स में या व्युत्क्रम अव्यय के रूप में। अब यहाँ देखो हम किस प्रकार से यहाँ व्युत्क्रम अव्यय को डेफिनेशन के द्वारा, रैखिक समीकरणों को डेफिनेशन के द्वारा हल करेंगे, किस प्रकार से इनकी इक्वेशंस बनती हैं, किस प्रकार से इसकी मैट्रिक्स बनती है, इन सब का अध्ययन करेंगे यहाँ। तो चैप्टर नंबर 5 का सबसे पहले तो इस वीडियो में या इस क्लास के अंदर हम बेसिक पढ़ेंगे, ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे। उसके बाद में हम आगे के पोर्शन में चलेंगे, जैसे 5.1 के अंदर अनसोल्व क्वेश्चन हल करेंगे। तो बेसिक के लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो चैप्टर का नाम है उसको उसकी डेफिनेशन के हिसाब से, उसके डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे कि कौन सी डेफिनेशन है जो इस चैप्टर के अंदर हमें डिफाइन करनी है या क्या क्या हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो यहाँ देखो व्युत्क्रम अव्यय है, इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से होगी। मैट्रिक्स की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी, अब हम देखेंगे व्युत्क्रम अव्यय। व्युत्क्रम माने मैट्रिक्स या अव्यय, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर इसकी डेफिनेशन देखें, यदि किसी सारणिक ए का मान, सारणिक ए इज नॉट इक्वल टू 0, इस प्रकार का मान होता है। यदि किसी सारणिक में ए का मान, ए सारणिक है, यहाँ पर ए क्या है, सारणिक है, जिसका मान डिटर्मिनेंट है ए का मान नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो उस कंडीशन में किस प्रकार की सारणिक होगी, व्युत्क्रमणीय, नॉन सिंगुलर होगी। व्युत्क्रमणीय अव्यय होगा। किसका मान, सारणिक का मान जो हम निकालेंगे उसका मान, डिटर्मिनेंट का मान नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब यहीं पे एक और डेफिनेशन बनती है आपकी, कौन सी वाली, अव्युत्क्रमणीय। अगर ये व्युत्क्रमणीय अव्यय है जिसका मान मोड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, तब ए इनवर्स, या फिर इसका देखो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये वाली भी यही डेफिनेशन है। इनवर्स के लिए भी यही डेफिनेशन है कि इनवर्स अगर मैं निकालना चाहूं ए इनवर्स, तो उसका मान क्या होगा। देखो ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए, इसका हम आगे अध्ययन करेंगे, एडजॉइंट क्या होता है आगे अध्ययन करेंगे, अपॉन मोड ए, जहां मोड ए का मान, सारणिक ए का मान नॉट इक्वल टू 0 होगा, जहां मोड ऑफ ए इज इक्वल टू, जो सारणिक का मान होगा उसका मान जो भी होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि ए इनवर्स या इनवर्स मैट्रिक्स है, उसका मान भी किस प्रकार से होगा, एडजॉइंट ए अपॉन मोड ऑफ ए होगा, जहां मोड ऑफ ए या मैट्रिक्स ए या सारणिक ए का मान नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। अगर नॉट इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, यहाँ 0 के इक्वल कर देंगे, तो ये मान ही नहीं निकलेगा अपना, इनफाइनाइट दिखाएगा। तो यहाँ हमें क्या लेना है, ए इज नॉट इक्वल टू 0 लेना है। उसी कंडीशन के अंदर हम क्या कहेंगे, इसको व्युत्क्रमणीय अव्यय कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के रूप में हम ये कहें कि ए का मान लो सारणिक का मान 1, 2, 3 और 4 है, ठीक है, और अब मुझे अगर ए का मान निकालना है, सारणिक का मान, तो किस प्रकार से निकालूंगा, 4 को 1 से किया 4, माइनस 3 को 2 से किया 6, कितना मान आया, माइनस के 2 आया। और माइनस का 2 क्या है, यहाँ माइनस का 2 नॉट इक्वल टू 0 है, बिल्कुल है, 0 तो नहीं है, 0 से छोटा या बड़ा मान हो सकता है, 0 तो नहीं है हमारे पास में। इसका मतलब ये जो मान है, मोड ऑफ ए का मान है, वो नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये किस प्रकार की सारणिक है, व्युत्क्रमणीय अव्यय है, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। ठीक है, अब अगर हम बात करें अव्युत्क्रमणीय की, तो इसी डेफिनेशन में मैं आपको बता रहा हूं, यदि किसी सारणिक का मान ए, मोड ऑफ ए या सारणिक डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल, अव्युत्क्रमणीय सारणिक या अव्यय है। इसका मान किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, अगर
सारणी का मान 0 के इक्वल आ जाता है, किसी सारणी का मान 0 के इक्वल आ जाता है, तो उस कंडीशन में वो किस प्रकार का अवयव होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ये किस प्रकार की होगी? सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। कहने का मतलब अव्युत्क्रमणीय अवयव होगा। और उसका एग्जाम्पल हम किसी भी प्रकार से ले सकते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल लिया था। अब एग्जाम्पल नंबर, इसी का एग्जाम्पल लू मैं, तो a इज इक्वल टू मान लो 1 2 और 1 2, 2 को 1 से किया 2, माइनस 2 को 1 से किया 2 इज इक्वल टू 0। देखो मान किसके इक्वल आ रहा है? 0 के। कहने का मतलब मोड ऑफ a का मान किसके इक्वल आया? 0 के। और उस कंडीशन के अंदर अव्युत्क्रमणीय अव्यय होता है। ये अपन ने पढ़ा है, क्योंकि इसका विपरीत है। तो अपने दो टॉपिक क्लियर कर लें, एक तो व्युत्क्रमणीय अवयव, या फिर इसी के अंदर इनवर्स के लिए भी, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जिसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए। इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। एडजॉइंट ए क्या होता है, सहखंडज के बारे में, और सहखंड के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में मोड ऑफ ए का मान नॉट इक्वल टू 0 होता है, उस कंडीशन के अंदर अव्युत्क्रमणीय अवयव होगा। और अगर मोड ऑफ ए का मान 0 के इक्वल होगा तब सिंगुलर मैट्रिक्स या फिर अव्युत्क्रमणीय अवयव होगा। इन दोनों के एग्जाम्पल हमने सीख लिए। नेक्स्ट में चलता हूं, इसके नेक्स्ट टॉपिक में एडजॉइंट की बात करता हूं। एडजॉइंट के बारे में अध्ययन करें तो यहां देखो, एडजॉइंट को कहते हैं सहखंडज। नेक्स्ट अपना टॉपिक सहखंडज, मैट्रिक्स या फिर एडजॉइंट। अभी मैंने आपको बताया था एडजॉइंट के बारे में अध्ययन करेंगे। यहां सहखंडज मैट्रिक्स या एडजॉइंट के रूप के अंदर अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं तो देखो 2 क्रॉस 2 प्रकार की मैट्रिक्स, प्रकार की मैट्रिक्स से मतलब यहाँ पर 2 क्रॉस 2 जो कोटि है, इसकी क्या है? कोटि है। 2 क्रॉस 2 कोटि की मैट्रिक्स का सहखंडज अगर हम निकालना चाहें, सहखंडज या एडजॉइंट, तब मुख्य विकर्ण के अवयवों को बदलकर शेष अवयवों के चिन्ह परिवर्तन करते हैं। देखो एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा आपके। ये तो है आपकी थ्योरी। 2 क्रॉस 2 प्रकार की कोई मैट्रिक्स हो, अगर उसमें हमें सहखंडज देखना हो तब मुख्य विकर्ण के अवयवों को बदल देते हैं और बाकी जो शेष अवयव हैं उनके चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं। अब मुख्य अवयव तो हमें पता ही होगा मुख्य विकर्ण कौन सा होता है। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू, हमारे पास में मान लो इस प्रकार की कोई सारणिक है, मैट्रिक्स है 1 2 और 3 और 4। अब इसका मुझे अगर एडजॉइंट ऑफ ए देखना है, तब हम क्या करेंगे? देखो मैंने बताया था आपको कि अगर मुख्य विकर्ण के अवयवों को तो बदलना है, बाकी शेष अवयवों के चिन्ह परिवर्तन करना है। मुख्य विकर्ण कौन सा है? ये वाला, इसके अवयव बदल दो। 4 और 1 हो गया, 4 और 1 तो हो गया, मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दिए अपन ने, स्थान परिवर्तन कर दिया इनका। बाकी अवयवों को क्या करना है? बाकी अवयवों के चिन्ह परिवर्तन करने हैं, सिर्फ एज इट इज रख के चिन्ह परिवर्तन। तो ये -2, ये -3, ये अपना हो गया क्या? एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ, अगर आपके पास मैट्रिक्स ए का मान लो 1 -3 -2 और 5 आ जाए, या -5 आ जाए, उस कंडीशन में क्या करेंगे? इनका परिवर्तन कर देंगे, इनका स्थान परिवर्तन कर देंगे। और एडजॉइंट ऑफ ए सेम वही प्रोसेस इस वाली प्रोसेस से करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू -5 1, इनका स्थान परिवर्तन कर दिया और बाकी के चिन्ह परिवर्तन कर देंगे। -3 और -2 का चिन्ह परिवर्तन करूंगा तो +3 हो जाएगा और +2 हो जाएगा। इस प्रकार से इनको हल करेंगे। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, एडजॉइंट हो गया। इस प्रकार की डेफिनेशन और इस प्रकार के एग्जाम्पल से हम इनको आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो यहाँ है इसके गुणधर्म, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यदि ए मैट्रिक्स की कोटि n क्रॉस n हो, या फिर यदि मैट्रिक्स ए की कोटि n क्रॉस n हो, तो उसके अंदर कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज है वो हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पर देखो, यदि एडजॉइंट ऑफ ए का मान
सारणिक के रूप में निकालना हो तो उसका मान देखो किसके इक्वल आएगा, सारणिक a की पावर n-1 के रूप में आएगा, हमेशा इसके इक्वल आएगा। सेकंड अगर मैं बात करूं एडजॉइंट ऑफ a, 2 टाइम एडजॉइंट है तो यहां पावर बढ़ जाएगी, कितनी होगी, a की पावर n-1 की पावर 2 हो जाएगी, n-1 की पावर 2 हो जाएगी। इसी प्रकार थर्ड की बात करूं मैं अगर एडजॉइंट ऑफ a, 3 टाइम अगर मैं बात करूं तो देखो पावर बढ़ती जाएगी, मोड ऑफ a का मान कितना हो जाएगा, n-1 की पावर 3 का रूप होगा, यहां पावर बढ़ती जाएगी, n-1 की 2, n-1 की पावर 3, इस प्रकार से बढ़ती जाएगी जैसे जैसे निकालेंगे। अगर मैं फोर्थ की बात करूं, अगर हमारे साथ में कांस्टेंट वैल्यू आती है एडजॉइंट के साथ में, एडजॉइंट ऑफ ka आता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है, तब उसका मान देखो kn-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a का मान होगा, एडजॉइंट ऑफ a के रूप का होगा। फिफ्थ की बात करें अगर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की बात करूं तो इसका मान किस प्रकार से होगा, a अपना सारणिक का मान होगा और इसके साथ आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स in, जिसे इकाई मैट्रिक्स कहेंगे, इकाई मैट्रिक्स कहेंगे किसे, in इक्वल टू इकाई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर नेक्स्ट की बात करूं यहां पर एडजॉइंट ऑफ a की बात, तब ये किस प्रकार से होगा, मोड ऑफ a का मान n-2 होगा और साथ में क्या होगा, इनटू में a आएगा। a क्या है, a हमारा मान है सारणिक का मान, उसके इक्वल आएगा, सारणिक आएगा साथ में, उसके मल्टीपल में होगा। तो ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज है, इनको हम डायरेक्ट हमें पता होनी चाहिए, डायरेक्ट हमें याद होनी चाहिए ये चीजें कि किस वाला मान एडजॉइंट a का मान या a के साथ मल्टीपल होने पर किस प्रकार की वैल्यू देगा, ये डायरेक्ट हमें मान फाइंड होने चाहिए। नेक्स्ट अपना टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट थ्योरम। कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेय है, उनका हम मान डायरेक्ट याद रखेंगे। जैसे फर्स्ट अपना a का इनवर्स का होल इनवर्स, यदि हम किसी सारणिक के a इनवर्स निकालें, किसी सारणिक का a इनवर्स निकालें और उसका फिर से इनवर्स कर दें, वापस से इनवर्स कर दें, तो उसका मान किसके इक्वल आएगा, a के इक्वल आ जाएगा, सारणिक a के इक्वल वापस आ जाएगा। सेकंड में अगर बात करूं तो a डॉट b का जो होल इनवर्स है वो किस प्रकार से ओपन होगा, b का इनवर्स इंटू a के इनवर्स के इक्वल होगा, b के इनवर्स और इंटू a के इनवर्स के इक्वल होगा। थर्ड अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a का मान, एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स का मान, एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एडजॉइंट ऑफ a के होल इनवर्स के इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ a के होल इनवर्स के इक्वल होगा। नेक्स्ट अगर फोर्थ की बात करूं यहाँ, तो a इनवर्स, जो अपना a इनवर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन मोड ऑफ a के इक्वल होता है, 1 अपॉन सारणिक ऑफ a के इक्वल होता है। नेक्स्ट अपना फिफ्थ, a इंटू ए इनवर्स का मान हमेशा i होता है। i यहां पर क्या है, इकाई मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स। यदि a को a इनवर्स से मल्टीपल करूं तब मेरे पास क्या आएगा, इकाई मैट्रिक्स आएगा हमेशा, ये हमें ध्यान में रखना है डायरेक्ट। अगला इसका पार्ट है, जैसे a का ट्रांसपोज का इनवर्स करें, हम a के ट्रांसपोज का इनवर्स करें तो उसका मान हमेशा a के इनवर्स के होल ट्रांसपोज के इक्वल आता है। या तो फिर आप पहले a का ट्रांसपोज कर दो फिर उसका इनवर्स कर दो, वो मान किसके इक्वल आएगा, a के इनवर्स का ट्रांसपोज करने के बाद जो मान आएगा उन दोनों के इक्वल आएगा। इस प्रकार की कुछ ये सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, ये आपको ध्यान में रखनी है। डायरेक्ट इनके मान हम पुटअप करेंगे अनसोल्व क्वेश्चंस के अंदर। जैसे प्रॉपर्टीज होती है कि हाँ हमने ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर क्वेश्चन में लगाई है, कौन सी वाली, जैसे ये आ गई, मान लो हमें a डॉट ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है कहीं पर भी, तो हम डायरेक्ट i लिख सकते हैं उसको, या इकाई मैट्रिक्स लिख सकते हैं वहां पर। इस प्रकार से आपको ये इंपॉर्टेंट जो थ्योरम्स है वो डायरेक्ट हमें मान के रूप में याद रखनी है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है सारणिकों के अनुप्रयोग, सारणिकों के अनुप्रयोग।
यहां अगर हम अनुप्रयोग की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, जैसे इसमें फर्स्ट में अगर बात करूं इसके अनुप्रयोगों में, तो त्रिभुजों के अंदर बात करूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, फर्स्ट अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर जो फर्स्ट अपना इसके अंदर फर्स्ट अपना है कि यदि मान लो त्रिभुज की कुछ तीन, यहां त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो तीन आकृतियों से या तीन रेखाओं से बंद आकृति मिलेगी हमें, और तीन है हमें उस पर क्या मिलेंगे, पॉइंट व्यू मिलेंगे। कहने का मतलब मैं अगर त्रिभुज की बात करूं तो कुछ इस प्रकार से होगी, ये जैसे त्रिभुज है, इसका ए बी और सी ये तीन पॉइंट होंगे, और इन तीनों के कुछ ना कुछ निर्देशांक होंगे। जैसे एक्स ए के मान लो निर्देशांक कितने हैं, x1 y1 है, इसके x2 y2 है, और इसके x3 y3 है। इस प्रकार से होंगे पॉइंट ऑफ। तो यहां मैं अगर बात करूं, यदि किसी त्रिभुज के तीन शीर्ष कौन कौन से, ए का मान x1 y1 हो, b x2 y2 हो, और c x3 y3 हो, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का एरिया ऑफ त्रिभुज या एरिया ऑफ ट्रायंगल का मान होगा 1/2, सारणिक के रूप के अंदर निकाल रहे हैं, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इस प्रकार से इसका मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखो x1 x2 y2 या y1 y2 y3 क्या चीज है, यहाँ अगर हम निर्देशांक लें, x1 की जगह मान लो 1 2 ले लिया, यहाँ 2 3 ले लिया, यहाँ 4 5 ले लिया, तो ये वाली निर्देशांक हमें डायरेक्ट इसमें पुट करने हैं, 1/2 इसका करना है, उसके बाद डायरेक्ट इसका हल होगा, जो सारणिक का मान होगा वो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकले। सेकंड की अगर मैं बात करूं, मान लो ये तो था अपना तीन बिंदुओं से बंद आकृति त्रिभुज के रूप में, अगर ये सहरेख हो, ये तीनों बिंदु, यदि तीनों बिंदु सहरेख हो, सहरेख का मतलब है एक ही रेखा पर हो, सभी एक ही रेखा पर हो, जैसे इस प्रकार की रेखा में ए यहां आ गया, बी यहां आ गया, सी यहां आ गया, कोई जरूरी नहीं है बी यहां पर भी पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। अगर ये सहरेख हो तो उस कंडीशन के अंदर सारणिक का मान या मैट्रिक्स का मान किस प्रकार से होगा वो हम यहां देखेंगे। तब हमें जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, जो एरिया ऑफ त्रिभुज होगा, उसका मान किस प्रकार से आएगा, जो 1/2 तो एज इट इज रहेगा, x1 y1 सॉरी x2 y2 x3 y1 y2 और y3 1 1 1, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। अगर डायरेक्ट हमें त्रिभुज का मान निकालना है तब तो एज इट इज रखना है, 0 के इक्वल नहीं लेना है। अगर बिंदु सहरेख बताता है तो उस कंडीशन के अंदर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा उसका मान 1/2 लेकर सेम टू सेम लेकर जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल लेनी है, क्योंकि सहरेख बिंदु होता है वो इक्वेशन के 0 के इक्वल होता है, इक्वेशन के त्रिभुज के क्षेत्रफल के 0 के इक्वल होगा। तभी हमें ये पता चलेगा कि बिंदुओं के अंदर अगर निर्देशांक देखने हो तब आसानी से निर्देशांक भी ज्ञात किए जा सकते हैं। अगर 0 के इक्वल होगा तो एक्स वाई जेड के मान भी आसानी से निकाले जा सकते हैं, बिंदु ज्ञात भी किए जा सकते हैं कहां पर स्थित है। सहरेख होगा तब 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और इक्वल 0 के इक्वल लेंगे। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अगर त्रिभुज के अंदर किस, यहां देखो सहरेख बिंदु ले लिया, यहां त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लिया, तीनों बिंदुओं के क्षेत्रफल ले लिया, बिंदु सहरेख को अब दो रेखाओं से होगा, जो दो बिंदुओं के बीच से या एक बिंदु से ए और बी की दूरी समान दूरी पर हो, तो उस प्रकार के लिए हम नेक्स्ट में बात करेंगे। अगर हम बात करें थर्ड इसके पार्ट की, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण की, तो वो किस प्रकार से होगा। देखो यहां हम ने त्रिभुज के बारे में सीखा था। अब यही टॉपिक अगर कोई P बिंदु कोई A और B रेखा पर स्थित हो, AB कोई रेखाखंड है अपना और P कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक x और y है, ओनली x और y है, तब उस कंडीशन के अंदर जैसे यहाँ x1 y1 है और इसका निर्देशांक x2 और y2 है, तो उस कंडीशन के अंदर
दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा पर P बिंदु कोई ऐसा बिंदु है जो इस रेखाखंड पर स्थित है। AB जो रेखाखंड है उस पर स्थित है। तो AB पर P क्या होगा? सरेख होगा। P क्या होगा? P रेखाखंड AB पर सरेख होगा। और सरेख होगा इसलिए सरेख की परिभाषा जो अपन ने सेकंड पार्ट में देखी थी, 3 बिंदु सरेख हो, तो उस प्रकार से इसमें क्या होगा, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए देखेंगे तो क्या होगा, वही x, y और 1। देखो ये निर्देशांक किसके? P के। अब मैं बात करूं किसके? A और B के निर्देशांक, तो x1 और x2, y1 और y2 और 1 1, इसका मान सरेख है, इसका मतलब इक्वल क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये समीकरण होगी इसकी, किसकी? दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के समीकरण की। इस प्रकार से ये वाला मान होगा अपना। ये तीनों अनुप्रयोग सारणी के जो अनुप्रयोग है ये तीनों अपन ने पढ़ लिए। नेक्स्ट अपना टॉपिक है सारणिकों की सहायता से रैखिक समीकरणों का हल, या फिर इसको दूसरे रूप में कहते हैं क्रेमर नियम। क्रेमर नियम। इसमें क्वेश्चंस देखो, यहां डायरेक्ट क्रेमर नियम के नाम से भी आ सकता है। क्रेमर रूल क्या है, डिफाइन एज, या फिर सारणिकों की सहायता से रैखिक समीकरणों का हल भी आ सकता है। अगर हम सारणिकों की सहायता से रैखिक समीकरण का हल देखेंगे तो उसके लिए हमें रैखिक समीकरण चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रैखिक समीकरण ले रहा हूं यहां पर a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। फर्स्ट समीकरण। सेकंड a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। फिर थर्ड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। इस प्रकार की क्वेश्चन होगी। यहां हमें डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 का मान निकालना है। डेल्टा डेल्टा क्या है यहाँ पर? सारणिक के रूप में। किसके रूप में? सारणिक की सहायता से देखना है, तो डेल्टा में क्या लेना है? सारणिकों के रूप में लेना है। तो सबसे पहले यहाँ डेल्टा इज इक्वल टू सारणिक किस प्रकार की होगी? a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। यहां से लिया है a1, a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3, सेम। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे हम डेल्टा 1। अगर डेल्टा 1 लेना है तब हमें x बराबर 0 रखेंगे, तब डेल्टा 1 यानी d1 का मान आएगा यहाँ पर फर्स्ट में। तो देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? d1, d2 और d3, a1, a2, a3 की जगह बाकी एज इट इज b1, b2, b3, c1, c2, c3। ठीक है, ये हो गया अपना डेल्टा 1। नेक्स्ट देखेंगे हम डेल्टा 2। डेल्टा 2 देखेंगे तो y का मान क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। y का मान की जगह क्या आ जाएगा? अपना d2 का मान आएगा। तो यहाँ a1, a2, a3 एज इट इज, फिर यहाँ d1 आ जाएगा, d2 आ जाएगा और d3 आ जाएगा। किसकी जगह? b की जगह c1, c2, c3 एज इट इज। सेम प्रोसेस करेंगे डेल्टा 2 के बाद डेल्टा 3 में। तो डेल्टा 3 के लिए क्या करेंगे हम? c1, c2, c3 की जगह ट्रांसफर करेंगे d1, d2, d3 को। यहाँ a1, a2, a3, फिर b1, b2, b3, c1, c2 की जगह d1, d2 और d3। यहाँ डेल्टा 1 निकालेंगे तब हम d1 यहाँ लेंगे, डेल्टा 2 निकालेंगे तब d2 यहाँ लेंगे, और डेल्टा 3 निकालेंगे तब d का मान लास्ट पोजीशन या थर्ड पोजीशन पर लेंगे। अब देखो इसमें फर्स्ट प्रकार का किस प्रकार का रैखिक समीकरण बनेगा वो हम यहाँ पर चेकआउट करेंगे। जैसे रैखिक समीकरणों के अंदर गुणधर्म देखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे किस प्रकार से बनेगी। यदि अद्वितीय हल होगा समीकरणों का, अद्वितीय हल के लिए डेल्टा का मान नॉट इक्वल टू 0 होगा। डेल्टा का मान नॉट इक्वल टू 0 इसलिए होगा क्योंकि जब मान लो हमें x की वैल्यू चाहिए तब हम क्या करते हैं? डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा करते हैं। y की वैल्यू चाहिए तब क्या करते हैं हम? डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा करते हैं। z की वैल्यू चाहिए तब क्या लिखते हैं हम? डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा करते हैं। तो यहां अगर हम डेल्टा की मान या डेल्टा की वैल्यू 0 पुट करते हैं तब ये मान किस में होगा? इनफाइनाइट जाएगा, अपरिभाषित होगा। उस स्थिति में डेल्टा का मान, एक्स वाई जेड का मान हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं। वो वाली कंडीशन क्या कहलाती है? अद्वितीय हल के लिए उपस्थिति होती है। सेकंड की अगर हम बात करें, अनेक हल या फिर कोई हल नहीं, देखिए सबसे पहले कोई हल नहीं, कोई
हल नहीं। उस स्थिति के अंदर डेल्टा का मान क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। क्यों? अब इनमें या तो डेल्टा 1 या डेल्टा 2 या डेल्टा 3 में से कोई एक अशून्य होगा, कोई एक अशून्य होगा, अशून्य होगा। अशून्य इसलिए होगा जैसे डेल्टा का मान अपन ने 0 कर दिया, जैसे यहाँ अपन ने सीखा कि डेल्टा का मान 0 नॉट इक्वल टू 0 करने पर तो क्या होगा, इनफाइनाइट अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ अगर हम डेल्टा का मान 0 लेकर चलते हैं तो कोई ना कोई एक वैल्यू क्या मिलेगी, हमें अशून्य मिलेगी, कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, शून्य नहीं होगी वो, कोई ना कोई वैल्यू प्रकार की मिलेगी। तब वो किस प्रकार का हल होगा, कोई हल नहीं होगा उसमें, कोई भी हल नहीं होगा। अनेक हल के लिए क्या होगा, अनेक हल होंगे। कौन सी स्थिति में, जब डेल्टा का मान 0 के इक्वल होगा, उसके अंदर 0 के अंदर होने पर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 का मान, किसी भी एक का मान क्या होगा, सबका मान, कंप्लीटली वैल्यू का मान डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 3, तीनों का मान क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तब वो मान किस प्रकार का होगा, अनेक हल के रूप में होगी। समीकरण का मान, रैखिक समीकरण का हल किस रूप का होगा, अनेक हल का होगा। तो इस प्रकार से अपने सारणिकों की सहायता से भी हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं वैल्यू को। नेक्स्ट टॉपिक है इसका समघात रैखिक समीकरण। जब d1 d2 d3 इज इक्वल टू 0 होगा, तब रैखिक समीकरण किस प्रकार के होंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0 का रूप आएगा, क्योंकि d1 इज इक्वल टू 0 है। फिर नेक्स्ट इसी प्रकार a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, क्योंकि d2 भी 0 है। और इसी प्रकार d3 भी क्या है, हमारा 0 है, प्लस b2y प्लस c3z इज इक्वल टू 0, d3 भी यहाँ पर क्या है, अपना 0 है। इस स्थिति के अंदर अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे जब डेल्टा का मान 0 के इक्वल होगा, और वो क्या होगा, निरर्थक हो, अनिरर्थक हल होगा, अनिरर्थक हल होगा। और अगर अद्वितीय मान होगा, अद्वितीय हल होगा, उस स्थिति के अंदर डेल्टा का मान नॉट इक्वल टू 0 होगा, एक शून्य हल होगा, शून्य हल या निरर्थक सब, निरर्थक हल, ये अशून्य होगा। अगर डेल्टा का मान 0 है, अनंत हल जाएंगे, तब ये किस प्रकार का मान होगा, इसका अशून्य होगा, अशून्य हल होगा इसका। ये छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पर हमें डायरेक्ट ये पता रखना है कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 का मान 0 के रखने के बाद जो रैखिक समीकरण युग्म आता है, उसकी ये दो कंडीशंस बनती हैं। पहली कंडीशन, अगर डेल्टा का मान 0 के इक्वल आता है, तब वो अशून्य हल होगा, अनंत हल के रूप में होगा। और अद्वितीय हल होगा, उस स्थिति में डेल्टा का मान नॉट इक्वल टू 0 होगा। उस प्रकार के हल को क्या कहेंगे, शून्य हल या शून्यतर हल कहेंगे, या निरर्थक हल कहेंगे। इस प्रकार अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं चैप्टर की तरफ 5.1 की तरफ, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं।